देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पोर्शन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लास 12 के अंदर आपको पता ही होगा दो सेगमेंट्स डिवाइड किए गए हैं। एक होता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो और दूसरा सेगमेंट होता है इंडियन इकोनॉमी। टोटल जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, रिटन एग्जामिनेशन। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के लगेंगे और 40 मार्क्स इसमें मैक्रो रहेगा एंड 40 मार्क्स आपका इंडियन इकोनॉमी रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका मैक्रो, इंट्रोडक्टरी मैक्रो का। क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इसके अंदर हमें समझना पड़ेगा। आइए, सबसे पहली चीज नेशनल इनकम। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल इनकम की वेटेज देख रहे हैं आप, 10 मार्क्स है। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट आती है इसके अंदर मनी एंड बैंकिंग। थर्ड यूनिट आप पढ़ते हैं इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द लेंथीएस्ट यूनिट। बहुत बड़ी यूनिट है ये और बहुत कॉन्सेप्टफुल भी है। इसकी वेटेज आपकी 12 मार्क्स है। इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये लास्ट यूनिट होती है जिसके अंदर दो चैप्टर्स है। वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सेकेंड वन इज फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वेटेज कुल दोनों की मिलाकर 6 मार्क्स है। तो ये टोटल आपका कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का कंटेंट बनता है। आइए, जब शुरुआत करेंगे नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम जैसा मैंने बताया आपको 10 नंबर का होगा। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, सीबीएसई के अंदर आपको नेशनल इनकम पढ़ने के लिए 10 नंबर मिलेंगे। अब 10 नंबर के लिए दो पार्ट्स हैं, एक होता है थ्योरेटिकल पोर्शन और एक होता है न्यूमेरिकल पोर्शन। इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कहलाता है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, और जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कहलाता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राइट। तो पहले हम शुरू करते हैं थ्योरेटिकल व्यू से, जिसको आप कहते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। आइए, सबसे पहली टर्म यहाँ पर आती है एक्टिविटी। देखिए, एक्टिविटी किसे कहा जाता है, सवाल उठता है एक्टिविटी है क्या। एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्ट जिसमें इंडल्ज होकर हम या आप अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करते हैं। एक्टिविटी कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रहकर, जिसको परफॉर्म करके आप अपनी जरूरतों को या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। ये एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जाहिर सी बात है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके बदले आपको पैसा नहीं चाहिए। ये काम हम आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हैं। अगर आप समाज सेवा कर रहे हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, या कोई ऐसा काम जिसके बदले में आपको पैसा नहीं चाहिए, वो कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो आपने ये चीज क्लियर कर ली पहले, तो एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम बात नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की ज्यादा ना करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी वो कार्य जिसको करने के पीछे हमारा या किसी का मकसद पैसा कमाना होता है, राइट। आई, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर आपसे पूछा जाए बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहाँ पर जिसे आप देख सकते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसे आप कहते हैं कंजम्पशन। और थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसे हम और आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। देखिए, हमारी इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं। जिसे आप इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें तो चार सेक्टर्स नजर आते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर होता है, यानी हम लोग मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले सेक्टर्स की बात करें तो वो हाउस होल्ड सेक्टर है। सेकंड सेक्टर इसके अंदर आता है जिसे आप कहते हैं प्रोड्यूसर, जो हमारे लिए गुड्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। थर्ड सेक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट हम लोगों से, जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में वेलफेयर का वादा करती है। और आखिरी सेक्टर जिसको आप कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर जिसको बोला जाता है, आपकी कंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी देश हैं जिनसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, उन्हें आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहते हैं। सो दीज आर द फोर सेक्टर्स जो इकोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन इसमें अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कंसिडरेशन लेता हूँ तो याद रखना दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं। यानी अगर मैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो इसमें दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक गुड्स को बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर, और दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने वाले यानी हाउस होल्ड। देखिए, इकोनॉमिक रन अगर हम देखें या इकोनॉमिक साइकिल अगर हम देखें, इस इकोनॉमी को चलाने के लिए दो सेक्टर्स जरूरी होते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। एक हम लोग जो गुड्स का कंजम्पशन करना चाहते हैं, और एक वो लोग जो हमारे लिए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं।
गुड्स का प्रोडक्शन मतलब कहीं ना कहीं यूटिलिटी क्रिएशन की बात करी जा रही है। ठीक है, आइए अब आगे चला जाए और बात करेंगे कि प्रोडक्शन किसे कहा जाता है। प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कहा, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन किसे कहा जाता है इसको समझिए। मानते हैं प्रोडक्शन का मतलब है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करना। प्रोडक्शन पहली बात तो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, किसी भी तरह से रॉ मटेरियल को स्टॉक में जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम और आप प्रोडक्शन कहते हैं। आपने 11th क्लास में कहीं ना कहीं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने यही समझा था, इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। हमने इनपुट कितना लगाया और आउटपुट कितना जनरेट हुआ, इसी चीज को समझना प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन सिंपल वर्ड को डिफाइन करूं तो वो होता है एक प्रोसेस जिसके जरिए प्रोड्यूसर यूटिलिटी क्रिएट करता है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा, अब ये फिनिश गुड्स किसके लिए बनाए गए हैं, यहाँ पर सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखिएगा। यहाँ पर फिनिश गुड्स किसके लिए बनाए गए आप देख सकते हैं। अगली इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंजम्पशन। तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो गुड्स की डिमांड करते हैं, सर्विसेज की डिमांड करते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये हैं कंज्यूमर्स। ये कौन है? इन्हें बोला जाता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है दो पर्पस के लिए, या तो अपनी जरूरतों को पूरा करेगा या अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, यानी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। ठीक है, ये जो गुड्स होते हैं दो तरह के होते हैं। आप देखें यहाँ पर स्क्रीन को चेक करिए। गुड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट गुड्स जो हमारी इंडिविजुअल वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आपने मोबाइल फोन परचेज किया तो आपने अपने लिए मोबाइल फोन परचेज किया, समाज के लिए नहीं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके लिए प्राइवेट गुड्स जो आपकी इंडिविजुअल नीड या वांट को फुलफिल करेगा। फिर दूसरे गुड्स आते हैं इसके अंदर जिसे हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। पब्लिक गुड्स का मतलब होता है कि जो गुड्स कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए जरूरी, जैसे रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं, ये सबके लिए है जिसमें आप भी शामिल हैं। ठीक है, तो आपने दो चीजें समझ, पहले तो गुड्स बनाने वाले लोग जिन्होंने यूटिलिटी क्रिएशन किया, गुड्स का प्रोडक्शन किया। गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने आपको ये गुड्स ऑफर किए। आप मतलब हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स को कंज्यूम करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जरूरतें और इच्छाएं दो एंगल से हमने पढ़ी हैं। कुछ गुड्स होते हैं जो अकेले सिर्फ और सिर्फ हमारे होते हैं, जिस पर हमारा ओनरशिप होता है, जिस पर हमारा स्वामित्व होता है, यानी मालिकाना अधिकार होता है। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हम सबके साथ मिलकर कंज्यूम करते हैं। अगर सड़क पर चल रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग उस सड़क को यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स है तो सिर्फ आपके लिए अस्पताल नहीं खोला गया है, आप सबके साथ उसको यूज करेंगे। इसको कहा जाता है कलेक्टिव कंजम्पशन। राइट, तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं आपको। तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से सुनने और समझने की बात है। कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेस को शुरू करने में पैसा लगाया गया हो उसे हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसे हम और आप कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए 1 साल की बात है, 1 अप्रैल आपने एक बिजनेस की शुरुआत करी और मान लो 5 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करे। तो ये 5 करोड़ रुपए जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाए गए हैं वो कहलाता है कैपिटल, जिसको आप कहते हैं मनी इन्वेस्टेड इन स्टार्टिंग अप ऑफ एनी बिजनेस वेंचर। ठीक है, अब 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 31 मार्च को जब आपने अपना कैपिटल चेक किया तो वो कैपिटल बढ़कर हो गया था मान लीजिए 8 करोड़। तो हम और आप या कोई भी जो इस बात को देख रहा है कि आपका 1 साल पहले जब बिजनेस शुरू किया गया कैपिटल कितना था? 5 करोड़ रुपीस। ठीक है, बिजनेस ईयर के एंड में आपका जो कैपिटल है वो बढ़कर कितना हो गया? 8 करोड़। यानी इस 1 साल में, इस एक अकाउंटिंग ईयर आपने
कैपिटल में कितना एडिशन किया है, कितना इजाफा किया है, दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, जरा इस चेन ऑफ रिएक्शन को मेरे साथ समझिए। सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट अगर होता है देश में तो इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। अब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए वो लोगों को काम पर रखता है। लोगों को काम पर रखता है मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जो लोग उसके लिए काम करते हैं उन लोगों को इनकम मिलती है। ठीक है। ये जो इनकम मिलती है, ये कहीं ना कहीं बाजार में जाकर वो लोग खर्च करते हैं, और इस तरीके से इकोनॉमी का जो ऑपरेशनल मोड है वो हम देखते हैं। यानी अगर आप कहते हो ना कि देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बनाने के लिए लोगों को काम देना पड़ेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल होता है। आउटपुट का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल होता है। तो किसी भी देश के जीडीपी को देखकर, उसकी ग्रोथ को देखकर आप कमेंट करते हैं कि दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का पेस अच्छा है। इस वजह से वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है कि ये सिर्फ ये मत देखिए कि गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, नहीं। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है उसका पूरा चेन ऑफ रिएक्शन आप देखिए। गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से आउटपुट जनरेट होता है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होती है, और इनकम से ग्रोथ होती है। राइट। सो दीज आर द थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमने यहाँ पर पढ़ा। राइट। अब आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो टॉपिक आ रहा है आपके लिए, दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बड़ा सिंपल मैं व्यू आपको दिखाता हूँ पहले इस कॉन्सेप्ट का। हमारे देश में या कहीं पर, ठीक है, एक इंसान का अगर खर्च होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान कमाता है। भाई आप अगर बाजार में गए, 100 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा, तो आपका खर्चा हुआ, एंड एट द सेम टाइम जिस पर्सन ने आपको गुड्स बेचा, उसकी इनकम। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय वन पर्सन विल जनरेट इनकम ऑफ अनदर इन द सेम इकोनॉमी और इन अदर इकोनॉमी। मतलब सीधी बात है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम कराता है। राइट। फेजेस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं और इस सर्कुलैरिटी को हम डिस्कस करें, तो ये अलग अलग व्यू आप देख सकते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर फेज को समझेंगे। फेज वन इज फेज ऑफ प्रोडक्शन। आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फेज ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन को देखते हुए, सुनिएगा, इस प्रोडक्शन को देखते हुए आप नेक्स्ट फेज को देखिए। जब आप ये देख रहे हो कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज जब बन रहे हैं तो लोगों को इनकम भी दिया जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को गुड्स का प्रोडक्शन करना है, मैंने 4 लोगों को अपनी फैक्ट्री में काम दिया, उन्होंने मेरे मेरे लिए मेरे बिहाफ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। ठीक है। तो मैं उन लोगों को पैसे दूंगा ना, यानी उनको इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर फेज ऑफ प्रोडक्शन है, तो इस प्रोडक्शन से गुड्स बने, और जिन्होंने गुड्स बनाने में हमारी हेल्प करी है, उन लोगों को हमने क्या प्रोवाइड किया। फेज टू चेक करिए, हमने क्या प्रोवाइड किया, इनकम प्रोवाइड की। यानी फेज ऑफ प्रोडक्शन फर्दर फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे इकोनॉमी को लेकर जाता है, और वो है फेज ऑफ इनकम जनरेशन। जिन लोगों की जेब में पैसा आया, जिन लोगों की जेब में पैसा आया, जिन्होंने पैसा कमाया, ठीक है, वो लोग जाकर क्या करेंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे। जब उस पैसे को खर्च करेंगे तो क्या आता है, फेज थ्री आता है, जिसको आप कहते हैं फेज ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोजल ऑफ इनकम। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने पैसा कमाया तो आपकी जेब में परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर का मतलब होता है गुड्स को खरीदने की क्षमता। अब जब ये परचेजिंग पावर बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली आप बाजार में गुड्स जब खरीदोगे, आपका खर्चा होगा, और ये खर्चा प्रोड्यूसर की इनकम होगी। ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फेज ऑफ डिस्पोजिशन जो है, यहाँ देखिए, फेज ऑफ डिस्पोजिशन जो है,
वो फिर से फेज ऑफ प्रोडक्शन को कैसे प्रोसीड करवाता है, ये समझिएगा। जब आपने डिस्पोज किया, इनकम को खर्च किया, तो गुड्स खरीदे। जब गुड्स खरीदे तो बाजार में क्या हुआ, गुड्स कम हुए। बाजार में जब गुड्स कम होते हुए देखे प्रोड्यूसर ने, तो प्रोड्यूसर ने कहा भाई और बनाओ, ठीक है, और डिमांड आएगी और लोग कंज्यूम करेंगे। ये एक सर्कुलैरिटी है, मतलब ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप इस बात को ऐसे समझिए। नेवर एंडिंग प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि जब तक हम और आप जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए गुड्स कंज्यूम करेंगे, सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, सर्विसेज अवेल करेंगे। सर्विसेज अवेल करी जाती हैं या रेंडर करी जाती हैं, ठीक है, गुड्स को कंज्यूम किया जाता है, राइट। तो जब तक हम और आप जिंदा है तब तक हमें गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, और तब तक प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज बनाता रहे। और जब तक गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तब तक इनकम मिलेगी। जब इनकम मिलेगी तो वो पैसा खर्च भी होगा। तो ये एक सर्कुलैरिटी है, और इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स मतलब यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर सेक्टर है, ये कंज्यूमर सेक्टर है। तो ये दो सेक्टर्स की बात चल रही है कि किस तरह से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर से हेल्प लेता है। जो गुड्स बनाते हैं लोग, वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही लोग आते हैं, ठीक है। उनको किस तरह से इनकम मिलती है, जब उनकी जेब में पैसा आता है तो वो बाजार में अवेलेबल गुड्स जो प्रोड्यूसर ने बनाए हैं वो खरीदते हैं। जब वो गुड्स खरीदते हैं तो पैसा वापस से घूमकर प्रोड्यूसर के पास पहुंचता है, राइट। इसी बात को आप अलग अलग फेजेस में भी समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए, फेज ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा फेज ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए सिर्फ। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। प्रोड्यूसर सेक्टर हायर करता है, क्या हायर करता है, फैक्टर सर्विसेज। ये जब भी हम फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो समझ जाइएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए प्रोड्यूसर को बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आते हैं। और ये चारों ही फैक्टर्स प्रोड्यूसर को हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखिए। जमीन हो, मैन पावर हो, पैसा हो, या रिस्क लेने वाला एंटरप्रेन्योर, ये चारों ही फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। जब गुड्स बनते हैं तो अब आप देखिए फेज टू जनरेट होती है, यानी इनकम का जनरेशन। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे आप, ये फेज प्रोडक्शन का था, अब यहाँ से हम आ गए हैं फेज ऑफ इनकम जनरेशन। फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगा। यानी आपने जमीन दी थी तो आपको रेंट मिलेगा, आपने लेबर दिया है तो आपको वेजेस मिलेगा, आपने अपना कैपिटल यानी पैसा दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने बिजनेस में रिस्क लिया है, एंटरप्रेन्योरल सर्विसेज दी है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। यानी फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में आपको क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम मिल रहा है, जिसको आप इनकम जनरेशन कहते हो ना, फैक्टर इनकम मिल रहा है। जब पैसा कमा लिया आप, समझिए, जब पैसा कमा लिया, जेब में पैसा आया, यानी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो। परचेजिंग पावर का बढ़ना आपके लिए क्या है, आपको एनकरेज करता है कि भाई जेब में पैसा आ गया, चलिए बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने, ठीक है। तो अब यहीं पर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। जो थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं, फेज ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब व्हेन हाउसहोल्ड परचेज फाइनल गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और फ्रॉम द मार्केट, देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो खर्च करेंगे तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, व्हेन प्रोड्यूसर परचेज द फाइनल गुड्स, देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर यही प्रोड्यूसर, सुनिएगा, डिस्पोजिशन दोनों का होता है, भाई एंटरप्रेन्योर ने भी प्रॉफिट कमाया और लेबर ने वेजेस कमाया, प्रोड्यूसर ने भी पैसा कमाया और ऑन इसमें किसने, लेबर ने भी पैसा कमाया। ये दोनों लोग जाकर जब बाजार में गुड्स खरीदते हैं तो प्रोड्यूसर के लिए वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है और कंज्यूमर के लिए वो फाइनल कंजम्पशन का। भाई प्रोड्यूसर की जेब में पैसा आएगा तो प्रोड्यूसर जाकर रॉ मटेरियल खरीदेगा, वो कहेगा जी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा फर्दर। और कंज्यूमर की जेब में पैसा आया तो कंज्यूमर जाकर फाइनल गुड्स खरीदेगा, कहता जी ये मैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ले जा रहा हूँ। पॉइंट समझिए। डिस्पोजिशन जो होता है वो दोनों सेक्टर्स करेंगे ना, हाउस होल्ड भी करेगा अपनी इनकम को स्पेंड और प्रोड्यूसर भी करेगा। प्रोड्यूसर कहाँ करेगा,
आगे गुड्स बनाने के लिए, जिसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और कंज्यूमर कहाँ पे स्पेंड करेगा? अपनी जरूरतों को पूरा करने, ठीक है। एंड इस वजह से आप यहाँ देखते हैं एक्सपेंडिचर जनरेट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, further production of goods and services, and this ends with the circularity। और ये सर्कुलरिटी क्या है? नेवर एंडिंग। तो आपने समझा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पर 3 फेजेस को हमने रिकॉर्ड किया है। 3 फेजेस में फेज ऑफ, एक बार मैं आपके लिए दोबारा स्क्रीन दिखा देता हूँ जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। फेज ऑफ, सबसे पहले प्रोडक्शन, यहाँ देखिए फेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फेज के बाद फेज ऑफ इनकम जनरेशन, इनकम जनरेट किया गया। और उसके बाद फेज ऑफ डिस्पोजिशन, पैसा आया, वो पैसा खर्च किया गया, राइट। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, अब इसी से जुड़ते हैं एक टॉपिक जिसको आप कहते हैं क्या? टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। आप समझिए, टू सेक्टर क्यों मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 ही सेक्टर्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? जैसा मैंने बताया, 2 सेक्टर आपकी इकोनॉमी को ऑपरेशनल मोड देते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इस फ्लो चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। फ्लो चार्ट कहता है सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये देखिए, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिया जमीन, लेबर, पैसा और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने, यहाँ देखिए, बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया। किसको? हाउस होल्ड। सीधी बात है, मान लीजिए अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप लोग हाउस होल्ड सेक्टर हैं, तो आप मुझे फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो बाय वे ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मैं इन सर्विसेज का यूज करूंगा और आपके लिए फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बना कर लाता हूँ, ठीक है। हमारे और आपके बीच में क्या एक्सचेंज हुआ? आपने सर्विसेज दी हैं, फैक्टर सर्विसेज, मैंने इनका यूज करके आपके लिए गुड्स बनाया, आपके लिए सर्विस जनरेट किया। तो हमारे बीच में इस गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। समझिएगा, टॉपिक समझिए, इसको हम क्या बोलेंगे? रियल फ्लो, द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बीच में? 2 लोगों के बीच में, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, राइट। आपने फैक्टर सर्विसेज दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में। मैंने यानी प्रोड्यूसर ने आपके लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन किया, ठीक है। तो इस एक्सचेंज को हमने नाम दिया है रियल फ्लो, द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलिए, इन एडिशन टू, सुनिए, इन एडिशन टू गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? भाई, जिससे जमीन ली है उसको रेंट मिलना चाहिए, जिससे लेबर लिया है उसको वेजेस दीजिए, जिससे कैपिटल लिया है आपने उसको इंटरेस्ट दीजिए, और जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस में रिस्क ले रहा है, उसको आप प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा, मैंने आपसे सर्विसेज ली, फैक्टर सर्विसेज, गुड्स दे दिया, इस उम्मीद में मैंने गुड्स दिया है आपको, सो दैट कि आप उस गुड को खरीदें तो मुझे पैसा मिले, राइट। लेकिन पैसा तो तब मिलेगा ना जब आपकी जेब में पैसा हो। और आपकी जेब में पैसा यानी परचेजिंग पावर कैसे मिलेगा? जब जमीन पर रेंट कमाओ, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिले, तभी तो आप पैसा कमाओगे ना। और जब पैसा कमाओगे, यहाँ देखिएगा, इस फ्लो को समझिएगा, बाय वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, फैक्टर इनकम प्रोवाइड किया। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर जब इस पैसे को खर्च करेगा, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, तो ये पैसा किसको मिलने वाला है? प्रोड्यूसर को मिलेगा। ये पैसा किसको मिलेगा वापस? प्रोड्यूसर को मिलेगा, ठीक है। ध्यान देने की बात है, ये जो अंदर वाला फ्लो है, अंदर वाला विच रिलेट्स टू मनी ओनली, रेंट कमाया, वेजेस कमाया, पैसा, ठीक है, और बदले में खर्चा किया, पैसा खर्च किया, तो सामने वाले को इनकम मिला। दैट इनर फ्लो, ये जो अंदर वाला फ्लो है, इसको कहा जाता है मनी, यानी नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो बोलिए, नॉमिनल फ्लो बोलिए, एक ही बात, ठीक है। मतलब 2 तरह के फ्लोज यहाँ पर आपने हमने पढ़े हैं। पहला रियल फ्लो, जहाँ पे सर्विसेज और गुड्स का एक्सचेंज हुआ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में। और दूसरा मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है कि भाई आपने पहले पैसा दिया है, प्रोड्यूसर ने पहले पैसा दिया है,
फिर वही पैसा प्रोड्यूसर को वापस मिला है जब हाउस होल्ड सेक्टर ने वो पैसा खर्च किया, गुड्स खरीदे, हाउस होल्ड को मिला, प्रोड्यूसर को मिला। ठीक है सर। तो ये है आपका टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। कहा जाता है केमिस्ट्री समझना चाहते हैं आप, केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझना चाहते हैं तो एक्सेप्शंस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कोई भी रूल है तो उसका एक्सेप्शन ध्यान से पढ़िए, केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं ना, तो अजम्पशंस को ध्यान से पढ़िए, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये जो मैंने फ्लो चार्ट आपको पूरा समझाया, रियल फ्लो, मनी फ्लो समझाया, इसके पीछे कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं है, दूसरी कंट्रीज से कोई रिश्ता हमारा नहीं। ठीक है, हम सिर्फ दो सेक्टर्स को, चार में से दो सेक्टर्स को पढ़ा जाए। क्लियर। तो जब दो सेक्टर्स पढ़ा जा रहा है तो अजम्पशन सुनिएगा। पहली बात, कोई भी पैसा सेविंग नहीं करना है, कोई भी पैसा बचाना नहीं। यानी अगर हाउस होल्ड सेक्टर को 100 रुपए मिल रहे हैं ना रेंट के फॉर्म में, तो कंडीशन ये है, अजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर पैसा बचाएगा नहीं, सारा का सारा पैसा वो खर्च करेगा। यानी जब हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए हाउस होल्ड खर्च करेगा, तो वो किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर को मिलेगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द assumption, राइट। सेकेंडली, सेकेंड assumption क्या है, देर इज नो गवर्नमेंट, तो नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, भाई आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से अगर गवर्नमेंट होती तो उसमें से कुछ टैक्स देना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट है नहीं, तो सारा का सारा पैसा आप खर्च करोगे, पैसा बचाना नहीं है, टैक्स नहीं देना है कहीं। और तीसरा, नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि दूसरी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है, तो नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये तीन बातें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाया, ये अप्लाई तब होगा जब तीन बातों का ख्याल रखा जाएगा। पहला, देयर इज नो सेविंग्स, नो टैक्स और नो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये आपके नोट्स में भी ये कंटेंट गिवन है, राइट। ये रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे। देखिए, रियल फ्लो का मतलब इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। मतलब गुड्स, सर्विसेज लिया, गुड्स दिया, सर्विसेज लिया, गुड्स दिया, दिस इज रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, आपको हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट पैसा दिया, आप वो पैसा खर्च करोगे तो वो पैसा हमें मिलेगा, यानी प्रोड्यूसर को मिलेगा, इसको कहते हैं मनी। ठीक है। देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, यहाँ पर फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। फिजिकल आउटपुट मतलब गुड्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं, यूटिलिटी क्रिएट करी है, जिसको आप बाजार में बेच रहे हो, ये उसका फ्लो, रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, इट्स अ फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली बात है, मनी फ्लो, मॉनेटरी फ्लो। ठीक है। तीसरा आता है नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, यहाँ पर फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो दो सेक्टर्स के बीच में आप एक्सचेंज होता हुआ देख रहे हो। यहाँ नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, नॉमिनल फ्लो है, जो फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स नहीं है, उसकी वैल्यू है। वैल्यू मतलब पैसा, मनी के फॉर्म। ठीक है, तो ये है जी आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल फ्लो एंड नॉमिनल। एक बार इसको चेक करेंगे। इसके बाद में चैप्टर अपनी नई डायमेंशन लेता है, कुछ टर्म्स हम सीखेंगे।